जवान जान मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया। 70-80 के दशक की वो ग्लैमरस एक्ट्रेस जिन्होंने हिंदी सिनेमा को मॉडर्न फैशन से रूबरू कराया। रात बाकी बात बाकी होना, जिनका फिल्म में होना फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। बोल्ड, ब्यूटीफुल, बिंदास और बेहद स्टाइलिश। ये तो पहली मुलाकात है, 2-4 मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी आप पर। जो टाइम्स मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस थी। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर में असफलता और प्रेमियों से मिले धोखे की वजह से ये एक खतरनाक दिमागी बीमारी से जूझने लगी थीं और इन्हें अमेरिका में गिरफ्तार कर एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। क्या आप मानेंगे कि इस अदाकारा ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ साथ और भी कई लोगों पर अपनी जासूसी, जान से मारने के साथ साथ और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे सनसनी मच गई थी। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है। और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड पर सालों तक राज करने वाली इस ग्लैमरस अभिनेत्री की मौत ऐसी तन्हाई में हुई कि उनकी लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही और उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी उनका कोई अपना नहीं था। होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। कौन थी वो अभिनेत्री और क्यों ऐसी शापित बन गई उनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में आगे मिले तो लगे आग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। परवीन बाबी के करियर, उनकी फिल्में और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से और त्रासदी बताएं, उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी परवीन और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। परवाज भाई, भगवान के लिए शेर शायरी बंद की। अब बंद कर दी। बहुत थक गए हैं, थोड़ी चाय पिलवा दीजिए। परवीन बॉबी का जन्म जूनागढ़, गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बाबी के निकाय प्रशासक थे। उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे और बॉबी राजवंश का हिस्सा थे। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। परवीन ने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। परवीन बॉबी की लाइफ में ज्यादातर खालीपन और अकेलापन रहा, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी। 23 साल की उम्र में ही उन पर नजर पड़ी उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की और वो परवीन बॉबी को देखते ही रह गए। उस वक्त परवीन बॉबी मिनी स्कर्ट पहने हुए सिगरेट के कश लगा रही थीं। खूबसूरत और फ्रैंक परवीन बॉबी को इस तरह देखकर उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दे डाला और परवीन ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया और इस तरह परवीन ने अपनी पहली फिल्म साइन की और वो फिल्म थी 1973 में आई चरित्र। इस फिल्म में उनके हीरो थे क्रिकेटर सलीम दुरानी साहब। फिल्म तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, पर सिल्वर स्क्रीन पर बोल्ड और ब्यूटीफुल अदाकारा परवीन बॉबी को देखकर लोग इनके दीवाने हो गए। ये दुनिया, ये समाज बेबस को भी माफ नहीं करते, किसी मजबूर के साथ भी रियायत नहीं करते। गिरावट की हद कौन सी है, मैं वहां से भी गिरना चाहती हूँ।
चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो या दर्शक, इनके वेस्टर्न लुक ने सभी को दीवाना बना रखा था। ब्रावो, ब्रावो! मैंने खूबसूरती का इतना जबरदस्त कलेक्शन आज तक नहीं देखा। 7, 8, 9, 10 सभी कुछ तो है यार। पूरी दुनिया परवीन बॉबी की दीवानी थी और परवीन दीवानी थी डैनी डेंजोपा की। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और खालीपन ने एक बार फिर परवीन की जिंदगी में दस्तक दे दी और इससे उनकी मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ने लगा। लेकिन फिर से उन्होंने हिम्मत की और करियर पर ध्यान देना शुरू किया और फिर आई इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म, जिसमें इनके अपोजिट थे अमिताभ बच्चन। ये परवीन बॉबी के करियर की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म थी 1974 की मजबूर। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को 1975 में इनकी दूसरी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आई दीवार। इस फिल्म में परवीन बॉबी के बोल्ड किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये शराब भी बड़ी अजीब चीज है, हर पीने वाला इसे अलग अलग वजह से पीता है। देखो, कोई इसलिए पी रहा है कि दिन भर काम किया, थक गए। कोई इसलिए पी रहा है कि आज दिन भर कुछ नहीं किया, बोर हो गए। इसके बाद 1977 में इन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। फादर, मैं कन्फेस करने आई हूँ, मेरी वजह से बेचारे एंथनी को बहुत मार पड़ी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बीच इन्होंने काला पत्थर और सुहाग में शशि कपूर के साथ भी काम किया। कपड़ों को पॉलिश कर दिया, जूतों का आमलेट बना दिया और नाश्ते को इस्त्री कर दिया। नहीं, गड़बड़ है। 1981 में परवीन बॉबी ने क्रांति और कालिया जैसी कुछ और फिल्मों में काम करके अपना लोहा मनवाया। जब से तुमको देखा ही करते हैं, जब से तुमको देखा ही करते। इनके डांस को देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। क्रांति फिल्म का ये गाना कौन भूल सकता है। मारा ठुमका बदल गई, जिसमें हेमा मालिनी के होते हुए भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चाल मितवा, देखो रे हमरा कमाल मितवा। इसके बाद इनकी फिल्म आई नमक हलाल, जो कि सुपरहिट साबित हुई। परवीन बॉबी एक ऐसी अदाकारा रहीं जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सूट और साड़ी पहनने वाली अदाकाराओं के अटायर को चेंज करके दिखा दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस की इमेज बदल कर रख दी। इन्होंने हीरोइन को बोल्ड और ग्लैमरस कैसे दिखा जाता है वो सिखाया और बोल्ड और ग्लैमरस अदाकारा की एक नई परिपाठी शुरू की। इनकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गई। साल 1976 में मशहूर मैगजीन टाइम ने अपने फ्रंट कवर पर इन्हें जगह दी। परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर छपने वाली पहली बॉलीवुड की हस्ती बनी। फिर साल आया 1983, जो परवीन बॉबी को सिल्वर स्क्रीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले गया। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी और इसके पीछे वजह थी उनके मन की अशांति और जिंदगी का खालीपन, और जिंदगी में मिले धोखों का भी उन पर असर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं वो अंडरवर्ल्ड से परेशान थी, इसलिए वो चली गई। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? राजा अब तक जिंदा क्यों है? इसलिए कि मैं उसे नहीं मार सकती और नहीं उसे मारूंगी। वहां पर उनकी दिमागी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। एक बार जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो कहीं ट्रैवल कर रही थीं, तो अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनकी पहचान पूछी तो वो अपनी पहचान बताने में असमर्थ हो गईं। वो अपने आप का परिचय ही नहीं दे पाईं, इसी कारण उन्हें हथकड़ी लगाकर पागलखाने भेज दिया गया। तब इंडियन एम्बेसी ने उनकी मदद की और ये मामला सॉल्व हुआ। लेकिन ये तब तक साफ हो चुका था कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक दिमागी बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी में इंसान वास्तविक जिंदगी से एक अलग जिंदगी में जीता है। वो अपने दिमाग की बनाई जिंदगी में ही जिया करता है।
लेकिन परवीन बॉबी ने अपनी इस बीमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और 6 साल बाद 1989 में वो इंडिया वापस आईं और आते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस भी किया कि वो मुझे जान से मार देंगे। ये उन्होंने जब कोर्ट में कहा तो कोर्ट ने कहा सबूत दीजिए, पर सबूत कुछ भी नहीं थे क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार थीं। 1989 में उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप करके एक सुनसान टापू पर रखा था। वहां पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन करके एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया था। हमेशा उन्हें लगता था कि उन्हें कोई मार देगा। इस कारण से वो मीडिया और दूसरे अपने मिलने वाले लोगों से भी दूर रहती थीं। अगर मिलती थी तो अपने जुहू वाले फ्लैट पर और हर बात को डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड करती थी। अपने थॉट्स, अपनी बातें, सब कुछ वो रिकॉर्ड किया करती थी। कौन आया है, कौन गया है, सब माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करती थी। टेलीफोन पर भी कहती थी आपका फोन सर्विलांस पर है तो सोच समझकर कुछ कहिएगा। डेट, टाइम वगैरह सब रिकॉर्ड करती थी। मौत से कुछ दिन पहले इन्होंने क्रिसमस डिनर किया था जिसमें 7 मेहमान आए थे। उनके नाम भी इन्होंने डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड किया था। ये रिकॉर्डिंग्स आज भी महाराष्ट्र पुलिस के पास सुरक्षित है। परवीन बॉबी के दीवानों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर बॉब क्रिस्टो का नाम आता है, जो ऑस्ट्रेलियन मूल के थे पर इनके प्रति अपनी दीवानगी के चलते मुंबई में बस गए। वो परवीन बॉबी के इतने बड़े दीवाने थे कि वो उन्हीं के बारे में सोचा करते थे, पर परवीन बॉबी का साथ उन्हें कभी नहीं मिल पाया। इनकी जिंदगी में 3 लोगों ने अपना घर बनाया, पर वो घर पूरा कभी नहीं बन पाया। पहले रहे डैनी डेंगजोप्पा, जिन्होंने दिल में तो घर बनाया पर इनका घर बसा नहीं पाए। उसके बाद आए अमिताभ बच्चन, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए वो इनके हो नहीं पाए। इसके बाद इनका नाम कबीर बेदी से जोड़ा गया। ये इनके बहुत करीब रहे, लेकिन वो भी शादीशुदा थे और इन्हें अकेला छोड़ गए। और आखिर में नाम आता है महेश भट्ट का, जो इनकी जिंदगी में लंबे समय तक रहे। परवीन बॉबी का महेश भट्ट से बहुत गहरा नाता रहा है। इनके संबंध इतने गहरे थे कि परवीन के लिए महेश भट्ट ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन परवीन बॉबी की मौत हुई उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी यादों में हमेशा जिंदा रही हैं। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, पर शायद ही कोई समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है। महेश भट्ट ने यह भी बताया था कि एक दिन मैं परवीन से मिलने उसके घर गया तो उनकी मां ने कहा, देखो मेरी बेटी किस तरह से बिहेव कर रही है। तब महेश भट्ट ने कमरे में झांक कर देखा तो वो कमरे के एक कोने में चाकू लिए बैठी थी। महेश भट्ट ने पूछा, ये क्या है परवीन? तो उन्होंने कहा, मुझे कोई मार देना चाहता है। यहाँ पर कोई अदृश्य चीज है जो मुझे मारने आई है। इन बातों को सुनकर महेश भट्ट बहुत परेशान हो गए थे। 1982 में महेश भट्ट ने एक मूवी की कहानी लिखी थी। वो मूवी थी अर्थ। ये एक तरीके से महेश भट्ट और परवीन के रिलेशन पर आधारित थी। फिर बाद में सन 2006 में उन्होंने इसे फिर से दोहराया वो लम्हे मूवी में, और इस फिल्म में भी महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी नजर आती है। कहा यह भी जाता है कि महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते और नाकाम मोहब्बत ही परवीन बॉबी की मौत का कारण बनी। इसी कारण वो अकेले रहा करती थी, इसी कारण वो अशांत थीं और इसी कारण उन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया था और कभी शादी भी नहीं की। जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसने वाली परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गई, और अलविदा भी ऐसे कहा कि किसी को पता तक नहीं चला। अकेलेपन और खालीपन में दुनिया को वो अलविदा कह गई थीं। इनके फ्लैट के बाहर दूध के पैकेट्स और अखबार 2 दिन से जैसे कि तैसे पड़े रहे। इनके फ्लैट से बदबू आने लगी थी तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर जब दरवाजा तोड़ा तो परवीन बॉबी की लाश पड़ी हुई थी। उनकी मौत का कारण था किडनी और दूसरे अंगों का काम ना करना, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से भी पीड़ित थीं।
इसी कारण वो कहीं आ जा नहीं पाती थीं। आखिरकार बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा, ये किसी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन कहा जाता है कि उनकी लाश 2 दिन पुरानी हो चुकी थी, यानी उनकी मौत 20 जनवरी 2005 को हुई थी। यूं तो परवीन बॉबी थी मुस्लिम, पर इन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था। परवीन बॉबी जाते जाते भी कई लोगों का भला कर गईं। परवाज भाई, कल हमें जो पैसे मिले हैं उसमें से आप मौलाना साहब का किराया चुका दीजिए। बेचारे बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपनी 80% संपत्ति को गरीबों में दान कर दिया, जिसमें 70% हिस्सा पठानों के बॉबी ट्राइब के नाम किया और 10% ईसाई गरीबों के नाम किया। एक खूबसूरत अदाकारा का गुमनामी और अनजाने में मौत हो जाना बहुत दुखद है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री का सच है। जब किसी का सूरज उगता है तो लोग उसे सलाम करते हैं, और जब वही सूरज डूबने लगता है तो उसके आसपास कोई भी नहीं दिखता। हम सलाम करते हैं इस बोल्ड, खूबसूरत और सफल अभिनेत्री को, जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के तौर तरीकों और स्टाइल को बदल कर रख दिया। ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्वेता जया फिल्मी बातें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप इसी तरह के कुछ और कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हमारे ट्रैवल व्लॉग की भी सैर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।